हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं राहुल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्टूडेंट, आज के दिन हम सीखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है। यह वीडियो पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 में हम भारत में राष्ट्रवाद की कहानी को कुछ संक्षेप में समझे थे। आज उसी कहानी को हम कुछ विस्तृत तरीके से सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज का अपना विषय है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद को समझने से पहले हमें दो देशों के बारे में जानना अति आवश्यक है। एक है इंग्लैंड और दूसरा है भारत। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इंग्लैंड भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। इंग्लैंड में इस समय महारानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था। वक्त था 16वीं शताब्दी, अर्थात सन 1600 ईस्वी का समय चल रहा था। एक तरफ महारानी एलिजाबेथ थी तो वहीं दूसरी तरफ उनके नागरिक थे। उनके नागरिकों में से कुछ नागरिक ऐसे थे जो बहुत साहसी व निडर थे। ये समुद्री यात्राएं करते थे, समुद्रों में घूमते थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। एक दिन की बात है, कुछ अंग्रेजी नागरिक अपने सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ समुद्र में घूमने की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें भारत के धन संपदा के बारे में पता चलता है और वो उस धन संपदा को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। यह धन संपदा को वो पाने के लिए व्यापार को अपनाने की विचारधारा अपने मन में रख रहे हैं। स्टूडेंट, ये बात हुई यूरोप महाद्वीप की। अब हम सीखते हैं भारत के बारे में। भारत एशिया महाद्वीप का एक विशाल देश है। यह इंग्लैंड के पूर्व दिशा में स्थित है। भारत में इस समय अपार धन संपदा का भंडार था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया भी कहते थे। भारत इस समय कई रियासतों में बटा हुआ था, जहां कई छोटे बड़े राजा अपना शासन कर रहे थे। भारत इस समय व्यापारिक संबंधों का एक केंद्र था, अर्थात यहाँ लगभग 10 के लोग बारी बारी क्रमानुसार आते हैं और व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद अपने देश को चले जाते हैं। ये हुई बात भारत की। स्टूडेंट, भारत में राष्ट्रवाद को समझने के लिए अब हम सीखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में निर्मित हुई थी, बनी हुई थी। यह एक निजी कंपनी थी जिसे इंग्लैंड की महारानी ने भारत के साथ 21 साल व्यापार करने का अधिकार दिया था। स्टूडेंट, ये बात हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हम सीखते हैं अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेज जब भारत की धन संपदा के बारे में जानते हैं तो उसको पाने के लिए काफी व्याकुल होते हैं और वो अवसर आ जाता है जब अंग्रेज इस धन संपदा को पाने के लिए भारत में आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अंग्रेजों का भारत आगमन। वक्त चल रहा था 16वीं सदी का, अर्थात सन 1600 ईस्वी का समय चल रहा था। इस समय भारत कई छोटे बड़े क्षेत्रों में बटे हुए थे, जहां कई छोटे बड़े राजा अपना शासन कर रहे थे। जिनमें से एक राजा थे जिनका नाम था महाराज जहांगीर, जो अन्य देशों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया करते थे। आइए सीखते हैं कि ये इनके शासनकाल में कौन कौन से लोग आए, व्यापार किए और चले गए। जिसमें 10 देश के लोग व्यापारिक कार्य में अपना अपना स्थान रखे हुए थे और क्रमानुसार अपना व्यापार किए, जैसे पुर्तगाली, अरब, डच, फ्रांसीसी, यूनानी, तुर्की, स्पेन आदि। ऐसे कई देश थे जो बारी बारी भारत में आए और व्यापार करके चले गए। वो ज्यादा समय भारत में रुक नहीं पाए थे। और 11वें नंबर पर था अंग्रेज। भारत के साथ व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार चाहते थे। अंग्रेज भारत के साथ व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार चाहते थे। एकाधिकार का मतलब होता है कि व्यापारिक कार्य में केवल हम ही लोगों को अकेले व्यापार करने का अधिकार मिले, हमारे अतिरिक्त किसी भी देश को व्यापार करने का अधिकार ना मिले। महाराज जहांगीर ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। स्वीकृति ना मिलने के कारण अंग्रेजों ने 10वें नंबर के देश को, जो उस समय भारत में रह करके एकाधिकार का अधिकार पा करके व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज ने उनको लड़ाई झगड़ा करके वहां से भगा दिया।
जिससे महाराजा जहांगीर भी काफी भयभीत हो गए और डर गए। डरने के कारण अंग्रेजों को व्यापार करने का एक अधिकार दे दिए, व्यापार करने का स्वीकृति दे दिए, जिससे अंग्रेज भारत के कुछ राज्यों पर अपना शासन सत्ता जमाने में कामयाब हुए और धीरे धीरे यही व्यापारिक दृष्टिकोण उनका छल कपट की भावना में परिवर्तित होने लगा। आइए आगे चलते हैं। इसके पश्चात है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था। इसका उद्देश्य था कि कंपनी की खराब हो रही आर्थिक स्थिति को सुधारना। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, वह व्यापार करने में काफी कमियां करते हुए जा रही थी, काफी लूटपाट की भावना करते हुए जा रहे थे। जो ब्रिटिश के लोग व्यापार करने आए थे उसमें कई गरीब लोग थे, कई कमजोर लोग भी थे लेकिन वो फिर भी इतना धनी होते जा रहे थे, इतना धनी होते जा रहे थे कि एक दिन वो महारानी के पावर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर देते, खत्म कर देते। महारानी को डर हुआ कि हमारे देश के ये नागरिक इतना धनी हो रहे हैं और धनी होने की जो प्रक्रिया बहुत तेज है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। अर्थात वो समझ गए कि ये लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से लूटपाट करके प्रभावित कर रहे हैं और स्वयं धनी हो रहे हैं। उसी स्थिति को सुधारने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण किया गया, जिसका कार्य केवल इतना था कि कंपनी की खराब हो रही आर्थिक स्थिति को सुधारे, क्योंकि लोग उस समय अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लूटपाट की भावना में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इसलिए बिजनेस उस समय काफी खराब चल रहा था, कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। ये बात हुई रेगुलेटिंग एक्ट की। अब हम सीखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट जब अपने कार्यों में असफल हो जाता है, तब ब्रिटेन के द्वारा दूसरा एक्ट बनाया जाता है, जिसको कहते हैं ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह 1781 में बन करके तैयार हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट जब अपनी त्रुटियों को दूर करने में असफल होती है तो इस एक्ट को बना करके तैयार किया जाता है। इसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ था। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि कंपनी पर अपने प्रभाव को और अधिक मजबूत करे। इसके बाद है कंपनी शासन का अंत। कंपनी का जो शासन था वो 1857 में एक विद्रोह के माध्यम से पूर्ण रूप से खत्म हो गया और कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश राज के पास आ गया। इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से भगाना था, लेकिन ये भी अभी अपने आप में पूर्ण सफल नहीं हो पाया। स्टूडेंट, आज के दिन हमने सीखा कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है। भारत में राष्ट्रवाद को समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को हमें समझना होगा। आज के दिन बस इतना ही, फिर हम किसी अन्य दिन नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।